हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का 2021 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा क्वेश्चन है एफ टेस्ट टी टेस्ट आर रिलेटेड टू। एफ टेस्ट और टी टेस्ट किससे रिलेट करते हैं? सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल, सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ लार्ज सैंपल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे एफ टेस्ट और टी टेस्ट हैं ये स्मॉल सैंपल के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which parts are to be studied at the time of analysis of variance in two-way classification? किस पार्ट को हम स्टडी करते हैं अगर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि अगर हम एनोवा कर रहे हैं टू वे क्लासिफिकेशन में, तो कौन से पार्ट्स को स्टडी करते हैं? सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिजुअल, ऑल ऑफ द अबव। तो एनोवा में ये हम तीनों ही चीज़ें करते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस? नेटवर्क एनालिसिस के टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM, GERT, ऑल ऑफ द अबव। तो नेटवर्क एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं वो ये सारी ही हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट सिचुएशंस? रिप्लेसमेंट सिचुएशन की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी कि कब रिप्लेसमेंट करना होता है या फिर किन चीज़ों का करना होता है? तो फर्स्ट क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स डिटेरियोरेटिंग ग्रेजुअली विद यूज एंड टाइम, यानी कि ऐसे आइटम्स जो धीरे धीरे यूज़ एंड टाइम के साथ साथ, जितना यूज़ कर रहे हैं, जितना टाइम बीत रहा है उसके साथ साथ वो ख़राब हो रही हैं, डिटेरियोरेट हो रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स ब्रेकिंग डाउन सडनली, या फिर कोई भी ऐसा आइटम जो अचानक से ख़राब हो गया, अचानक से टूट गया। ठीक। या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स का भी रिप्लेसमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ होता है, नए एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हमारे रिप्लेसमेंट सिचुएशंस की हैं, सारे टाइप्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन? गेम थ्योरी किस पे अप्लाई होती है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे, बिजनेस इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो गेम थ्योरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल गेम्स में अप्लाई होती है। गेम थ्योरी जो है आपकी इन सब पे अप्लाई होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा 4th होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स? नॉन सैम्पलिंग एरर्स के क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं? डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड टैबुलेशन, यानी कि अगर हमने डेटा ही गलत तरीके से, गलत मेथड अप्लाई करके कलेक्ट किया है, उसको टैबुलेट गलत तरीके से किया है, तो नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकती है। ठीक। इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन और सैंपल, हमने पूरी पॉपुलेशन ही नहीं कवर की है, हमने सैंपल गलत चूज़ किए हैं। और फॉल्टी प्लानिंग, इनएडिकेट एंड इनकन्सिस्टेंट ऑब्जेक्टिविटी, हमने प्लानिंग ही गलत तरीके से की है, हमने डेटा ही गलत चूज़ किया है, तो उसकी वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकती है। तो यहाँ पे सारे ही आंसर्स ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स? सैम्पलिंग एरर के कौन से टाइप्स होते हैं? बायस्ड एरर्स, अनबायस्ड एरर्स, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। सैम्पलिंग एरर्स दोनों ही तरीके की हो सकती है, बायस्ड एरर्स भी हो सकती हैं और अनबायस्ड एरर्स भी हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच इनकम्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U शैल नॉट बी अलाउड? किस इनकम पे ये जो डिडक्शन है आपके सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शंस हैं, कौन से इनकम पे अलाउड नहीं होता है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, इनकम ऑफ अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव।
ये जो सारे इनकम्स हैं आपके लॉन्ग टर्म के हैं, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे कैजुअल इनकम हो, चाहे आपके अनडिस्क्लोज सोर्सेज वाले इनकम हो, इन सब पे ही आपका ये कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता है एटीसी से एटीयू वाला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन विच इनकम नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, no loss is to be set off against any income and no deduction under section 80C to 80U from such income is given। यानी ये जो इनकम्स दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी इनकम है जिसमें किसी एक्सपेंडिचर का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, कोई भी लॉस हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं किसी भी इनकम के अगेंस्ट, और 80C से 80U वाला भी कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, सैलरीज, नन ऑफ द अबव। तो ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो कैजुअल इनकम है इसमें हमें इसमें से ना ही किसी एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन मिलेगा, ना ही कोई लॉस हम सेट ऑफ कर सकते हैं, और ना ही 80C से 80U वाला कोई डिडक्शन मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू सेक्शन 115 BAC हैज़ बीन इंसर्टेड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22। Through this section, a new taxation system has been introduced. This section is applicable on, देखो इस असेसमेंट ईयर से 2021-22 असेसमेंट ईयर से जो सेक्शन है 115 BAC ये इंसर्ट किया गया है, और इस मतलब ये टैक्सेशन सिस्टम में नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस सेक्शन जो है ये 115 BAC ये किस पे अप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पे, फर्म एंड एओपी। एओपी आपका आर्टिफिशियल पर्सन्स होता है, आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता है, सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। तो 115 BAC ये आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ पे एप्लीकेबल होता है, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C ऑन द पॉलिसी ऑफ। जो 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करने का, उस पे जो डिडक्शन होता है वो किसकी पॉलिसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा? एसएससी की लाइफ पे, यानी जो एसएससी है जो टैक्स पे कर रहा है उसकी लाइफ पे, उसके स्पाउस की लाइफ पे, फादर की लाइफ पे, या फिर चिल्ड्रंस की लाइफ पे। तो ये जो प्रीमियम है इसका डिडक्शन है एसएससी की लाइफ पे तो मिलेगा ही मिलेगा, स्पाउस की लाइफ पे भी मिलता है और चिल्ड्रन की लाइफ पे भी मिलता है। फादर की लाइफ में नहीं मिलता है। अगर फादर की लाइफ की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका आपने प्रीमियम पे किया है तो उस पर आपको 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स। ये जो इनकम्स हमें दी गई हैं इसमें से कौन सी इनकम है जो एचयूएफ के हैंड्स पे टैक्सेबल होगी? फर्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द फैमिली आफ्टर 31 दिसंबर 1969 बाई मेंबर, यानी कोई ऐसी इनकम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र से हुई है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फैमिली को आफ्टर 31 दिसंबर 1969। सेकेंड है इनकम फ्रॉम इम्पार्टिबल स्टेट, यानी कोई ऐसा स्टेट है जो इम्पार्टिबल है उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उससे कोई इनकम हुई है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फैमिली के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे कोई इनकम हुई है। सैलरी इनकम गिवन टू अ मेंबर ऑफ फैमिली, या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को सैलरी मिली है। तो इसमें से कौन सी इनकम है जो एचयूएफ के हैंड्स में टैक्सेबल होगी? तो ये जो आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फैमिली है, यानी जो फैमिली ने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे इनकम हुई होगी, तो वो एचयूएफ के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, बाकी कोई भी एचयूएफ के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आइटम इज नॉट टू बी डिडक्टेड व्हेन बुक प्रॉफिट ऑफ फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड। जब हम फर्म का बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कौन सा आइटम जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे कोई इंटरेस्ट मिला है। अलाउेबल इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया है। बिजनेस लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड, बिजनेस का लॉस कोई रहा होगा पहले उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन या अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है। इसमें कौन सा आइटम जो है वो हम डिडक्ट नहीं करते हैं बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम?
तो यहाँ पे जो आपका बिजनेस लॉसेस कैरीड फॉरवर्ड है इसको डिडक्ट नहीं किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें डिडक्ट करते हैं जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स रेट ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इज एप्लीकेबल इफ पर्सनल इनकम ऑफ एनी मेंबर और पार्टनर इज मोर देन एग्जम्पशन लिमिट। यानी किसी भी मेंबर की जो पर्सनल इनकम है या फिर पार्टनर की जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, मोर देन एग्जम्पशन लिमिट है, तो जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उस पर कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होगा, कितने रेट पे वो टैक्स पे करेंगे। मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ 42.744%, रेट्स ऑफ नॉर्मल स्लैब यानी जो भी नॉर्मल स्लैब रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 30% या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ 42.744% है ये रेट अप्लाई होगा उस पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम आर परमिसिबल टू अ कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी किसी कंपनी को, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, किसी कंपनी को जो इनमें से कौन सा डिडक्शन है वो अलाउ होगा जब हम जीटीआई कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से कौन सा डिडक्शन अलाउ होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 80C टू 80U, सेक्शन 80G टू 80LA, सेक्शन 80C, 80D, 80DD एंड 80EE, नन ऑफ द अबव। तो इसमें केवल ये जो आपका सेकेंड ऑप्शन है सेक्शन 80G टू 80LA ये अलाउ होता है कंपनी को, बाकी नहीं अलाउ होते हैं। 80C नहीं होता, 80D नहीं होता है, 80G टू 80LA अलाउड होते हैं एज डिडक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट एट 18.5% इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज। जो मैट है 18.5% का ये एप्लीकेबल होता है कंपनी के बुक प्रॉफिट पे, जीटीआई पे, टोटल इनकम पे या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो मैट होता है वो हमेशा किस पे एप्लीकेबल होता है, बुक प्रॉफिट पे। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21 बैलेंस अमाउंट ऑफ इनकम्स विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115BA एक्ट। ये इस असेसमेंट ईयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये अभी रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी 2021 असेसमेंट ईयर में जो बैलेंस अमाउंट ऑफ इनकम्स था वो अंडर सेक्शन 115BA पे टैक्सेबल किस रेट पे था, तो उस टाइम पे आपका ये 25% पे टैक्सेबल था, 25% रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज इज अंडर सेक्शन 115BBE फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इस असेसमेंट ईयर से यानी 2020-21 से जो सेक्शन 115BBE के अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव रेट था, रेट ऑफ टैक्स किस पे, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज। यानी अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जिसका सोर्स डिस्क्लोज नहीं है उस पे किस रेट से टैक्स देना होता है, कितना देना पड़ेगा इस असेसमेंट ईयर से। तो यहाँ पे 60%, 75%, 77.25%, 78%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है 78%। हाँ, जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती हैं उस पे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, 78% का टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A the assessee himself shall deposit the amount of tax calculated on the basis of income shown in the return after deducting the amount of। नहीं, अगर कोई सेल्फ असेसमेंट कर रहा है अंडर सेक्शन 140A तो जो एसएससी क्या करता है, अपने आप से ही अमाउंट कैलकुलेट करता है टैक्स का, उसे डिपॉजिट करता है। वो जो टैक्स कैलकुलेट करता है वो किस बेसिस पे करता है कि जो भी उसका इनकम है, जो भी रिटर्न में उसने इनकम शो की है उसके अकॉर्डिंग उसे टैक्स डिटरमाइन करता है। तो वो किस अमाउंट को डिडक्ट करता है, कैसे डिटरमाइन करता है, आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट, की चीज़ कौन सा अमाउंट माइनस करके वो अपना टैक्स रेट डिटरमाइन करता है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर अदर प्रोविजंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो ये सारे ही हैं, जो उसने एडवांस पे किया होगा टैक्स को वो भी वो माइनस करेगा,
जो भी TDS उसे मिल रहा है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मिल रहा है, वो माइनस करेगा, और जो भी उसे टैक्स क्रेडिट अलाउड हैं अंदर अदर प्रोविजंस वो भी माइनस करेगा। उसके बाद वो जो उसका टैक्स बनता है वो उसको पे करता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 इज डन। जो रेगुलर असेसमेंट है अंडर सेक्शन 143, ये किस बेसिस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इनकम, above 1 and 2 both, none of the above। सॉरी। तो यहाँ पे जो आपका रेगुलर असेसमेंट होता है ये रिटर्न ऑफ इनकम और जो एविडेंस होते हैं उसके लिए, उसके सपोर्ट में, उन दोनों के बेसिस पे किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 द असेसिंग ऑफिसर कैन कंप्लीट द असेसमेंट विदाउट पासिंग अ रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो असेसिंग ऑफिसर होता है, जो AO होता है, वो अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है बिना रेगुलर ऑर्डर पास किए। रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर उसने पास नहीं किया, फिर भी वो असेसमेंट कर सकता है। द असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न सबमिटेड बाय द SSC। और वो असेसमेंट किस बेस पे होता है? जो SSC अपना रिटर्न सबमिट किया होता है उसके बेसिस पे। सच टाइप ऑफ असेसमेंट इज नोन एज। इस तरह के असेसमेंट को क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, समरी असेसमेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो इस टाइप के असेसमेंट को हम कहते हैं समरी असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन SSC has not adopted regular system of accounting and assessment officer is not satisfied from accuracy and completeness of the books of account presented by the SSC। यानी कि जब SSC क्या कर रहा है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है सही से मेंटेन नहीं कर रहा है, उसने कोई भी अपना प्रॉपर सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया है अपने अकाउंटिंग के लिए, और उस जो असेसिंग ऑफिसर है वो उसके एक्यूरेसी से, उसके अकाउंट से, उसके जो कंप्लीटनेस है उससे सेटिस्फाइड भी नहीं है जो उसे दिया गया है, SSC ने जो उसे दिखाया है असेसिंग ऑफिसर को। तो इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा अंडर सेक्शन 144, असेसमेंट अंडर सेक्शन 145 सब सेक्शन 2, री असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब ऐसे केस हो, जब असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके पास प्रॉपर, तो उस केस में वो असेसमेंट करता है अंडर सेक्शन 145 सब सेक्शन 2। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन SSC इज नॉट लायबल टू पे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ। कोई भी SSC वो अपना एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लायबल नहीं होगा, यानी उसे एडवांस में टैक्स पे नहीं करना होगा। कब? इफ लगा है ना, तो वो कौन से सिचुएशंस हैं? फर्स्ट है आपका, एज ऑफ द SSC इज 60 years और मोर एंड ही हैज़ नो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड। यानी कि SSC जो है वो 60 साल से ऊपर का है और उसके पास कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है, ना ही बिजनेस से है, ना ही प्रोफेशन, किसी भी हेड से कोई भी प्रोफेशन टैक्सेबल इनकम नहीं है। दूसरा है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज़ लेस देन 10,000। और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका जो टैक्स का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टैक्स है वो 10,000 से ज़्यादा का नहीं हुआ है, उससे कम ही रहा है। अबव 1 and 2 बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे दोनों ही सिचुएशंस सही है। इन दोनों सिचुएशन अगर फुलफिल होती हैं तो जो SSC है वो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए लायबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स आर नॉट एप्लीकेबल इफ इंटरेस्ट इज पेएबल टू। जो डिडक्शन ऑफ टैक्स के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं अगर इंटरेस्ट पेएबल है। किसको पेएबल है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। A statutory corporation whose income is exempted from income tax, ऐसा कोई statutory corporation जिसके income already exempted है income tax से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर all of the above। तो जो ये TDS के provisions हैं, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स के प्रोविजंस हैं, ये तब एप्लीकेबल नहीं होंगे जब ये सारी सिचुएशंस होंगी, यानी इनमें से कोई भी एक सिचुएशन हो तो ये इसके TDS के
प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच इनकम 30% रेट इज एप्लीकेबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। किस इनकम में 30% का जो रेट है वो TDS के लिए एप्लीकेबल होता है। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड हॉर्स रेसेस, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। तो जो 30% रेट है ये किस पे अप्लाई होता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड हॉर्स रेसेस। अगर इससे आपके कोई इनकम हो रही है तो आपको TDS में 30% का जो है 30% टैक्स रेट है उसका TDS मिल जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स। जो टैक्स का रिफंड आता है, टैक्स रिफंड, उसका रीज़न क्या होता है, क्या रीज़न है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज मोर देन टैक्स लायबिलिटी ऑन रेगुलर असेसमेंट। यानी कि जो आपने टैक्स पे किया है, डिडक्शन ऑफ टैक्स है, और जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किया है ये आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है। रेगुलर असेसमेंट में ऐसा पता चला है कि टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा आपका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, इसलिए रिफंड आ गया। टैक्स लायबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, या फिर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो गई है, कुछ गलती रही होगी, वो गलती रेक्टिफाई हो गई तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, तो आपका टैक्स रिफंड आ जाएगा। एंटाइटल्ड फॉर रिलीफ ऑफ डबल टैक्सेशन, या फिर डबल टैक्सेशन का रिलीफ भी के लिए आप एंटाइटल हैं। तो ये इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, इसलिए मतलब तीनों ही सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रेट ऑफ टैक्स relief of double taxation is to be given to the assessee if average rate of Indian income tax is 21.4% and average rate of foreign income tax is 24.6%। यानी किस रेट से आपको रिलीफ मिलेगा डबल टैक्सेशन पे, अगर आपका जो इंडियन इनकम टैक्स का रेट है 21.4% और फॉरेन इनकम टैक्स का रेट है 24.6%, तो किस रेट पे आपको डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिलेगा। 30% पे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, नो रिलीफ विल बी गिवन। तो अगर ऐसे है कुछ तो आपका जो चाहे इंडियन वाला ज़्यादा हो चाहे फिर आपका फॉरेन टैक्स रेट ज़्यादा हो, जो भी कम होता है, विच एवर इज लोअर, उस रेट पे आपको डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिलेगा। तो करेक्ट आंसर 3rd होगा, विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट है आपका, टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल वेयर एज टैक्स इवेजन इज इलीगल। टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है, टैक्स इवेजन इलीगल होता है। ये तो सही है। टैक्स अवॉइडेंस रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी इन लीगल फ्रेमवर्क। टैक्स अवॉइडेंस क्या करता है, टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में रह के लीगली कम करता है। टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट एन ऑफेंस। टैक्स अवॉइडेंस कोई गैर कानूनी काम नहीं है, वेयर एज टैक्स इवेजन इज एन ऑफेंस। टैक्स इवेजन गैर कानूनी काम है, ये भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ टैक्स प्लानिंग इज। टैक्स प्लानिंग का पर्पज क्या होता है, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, टू इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी, नो चेंज इन टैक्स लायबिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो टैक्स प्लानिंग लोग क्यों करते हैं, अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स प्लानिंग सैलरीड एम्प्लॉय कैन बी डन बाय। यानी कि टैक्स प्लानिंग सैलरीड एम्प्लॉय किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, परक्विजिट्स रैदर दैन टैक्सेबल अलाउंसेस शुड बी प्रायोरिटी। यानी कि आपको जो परक्विजिट्स दिए जा रहे हैं उनके वो ज़्यादा आपके लिए प्रायोरिटी है rather than taxable allowances. Dearness allowances, dearness pay, commission at a fixed percentage of turnover should be under terms of employment. आपको जो भी मिल रहा है DA, DP, कमीशन जो भी मिल रहा है वो आपका क्या होना चाहिए, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो आपका एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
इट मेक्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये जो है आपका सेक्शन 80C का जो डिडक्शन का है उसका ऑप्टिमम यूज़ करता है। ऑल ऑफ द अबव। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो इस सारी सिचुएशन में किया जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो गया आपका पेपर 2 2021 का ABST का फुल पेपर सॉल्व हो गया है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग RPSC या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर्स हम लोग आगे भी सॉल्व करते रहेंगे और मिलते रहेंगे आगे वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय, टेक केयर।